हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं ज्योग्राफी के चैप्टर, यानी ज्योग्राफी जो भूगोल है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है, क्योंकि इसमें हम भूगोल के विषय में बहुत ही विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। भारत जनसंख्या संगठन। देखिए, भारत की जनसंख्या संगठन किस प्रकार के है, तो इसी विषय में विस्तार पूर्वक यहाँ चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि भारत जनसंख्या संगठन किस प्रकार की है और इसमें क्या विशेषता और क्या इसकी कमियां हैं। तो आपको इसके लिए त्रिपान स्टडी सेंटर के सारे वीडियो को समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, तभी जो है हर एक वीडियो आपको समझ में आएगी। तो चलिए, भारतीय शहरी संगठन पहला पॉइंट के अंतर्गत देखते हैं। ग्रामीण शहरी संगठन क्या है? ग्रामीण शहरी संगठन क्या है आखिरकार? आदिवासियों के आकार तथा वहां रहने वाले लोगों को जो है व्यवसाय के आधार पर देश की जनसंख्या के दो बड़े भागों में, यानी ग्रामीण एवं शहरी में विभक्त किए गए हैं। ये तो आपको भी समझ है कि इसको दो भागों में बांटने का प्रावधान है। आदिवासियों को ग्रामीण एवं शहरी में विभक्त किए गए हैं। ग्रामीण जनसंख्या छोटे छोटे आकार के जो है आदिवासियों में ग्रामीण इलाकों में जो है बिखरी रहती है। तो ये तो जनरल सी बात है कि ये क्या होती है, बिखरी हुई रहती है। शहरी जनसंख्या बड़े आकार के आदिवासियों जैसे बड़े बड़े शहरों तथा नगरों में रहती है। यद्यपि इस वर्गीकरण का आधार मुख्यतः रहने वाले लोगों का जो है व्यवसाय ही होती है। यानी यदि इस वर्गीकरण का आधार मुख्यतः रहने वाले लोगों का व्यवसाय होती है। भारत में ग्रामीण क्षेत्र उन्हें कहा जाता है जहां 3/4 या इससे भी अधिक लोगों का प्राथमिक एवं प्रमुख व्यवसाय जैसे कृषि, पशुपालन, वर्णकीय, मत्स्य ग्रहण और उत्सन आदि पाए जाते हैं। इसी तरह शहरी क्षेत्र में 3/4 एवं इससे भी अधिक लोग अकृषितगत हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि भारत जो है कृषि प्रधान देश कहलाता है और 3/4 भाग जो है कृषिग्रस्त वे हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। व्यवसायों जैसे अगर देखा जाए तो सबसे अधिक जो है उद्योग, व्यापार, यातायात, संचार, बैंकिंग एवं विविध सामाजिक सेवाएं जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा एवं प्रशासनिक आदि कार्य में लगे हुए हैं। यानी 3/4 लोग जो हैं इन्हीं क्षेत्रों में लगे हैं, चाहे वो उद्योग हो, व्यापार हो, यातायात हो, संचार, बैंक की विभिन्न सामाजिक सेवाएं जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रशासनिक आदि कार्य में व्यक्त हैं। यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है एक बॉक्स, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बातों की तरफ इशारा कर रहा है। देखिए, भारत में ग्रामीण एवं शहरी जनसंख्या जो कि 2001 में तक जो है दिया गया है, यानी 1951 से 2001 तक प्रस्तुत किया गया है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप देखिएगा तो कहते हैं 40 साल या 30 साल के आसपास देखिएगा तो 1991 से जो है 31 तक, यानी 1901 से लेके जो है 1931 तक देखिएगा तो यहाँ पर जनसंख्या जो है कुल जनसंख्या प्रतिशत में कोई अंतर देखने को नहीं मिलेगा। कुछ ही अंतर देखने को मिला है 1931 में, जहाँ 28 जीरो हो गया और 12 बढ़ गया है, लेकिन उसके बाद कुछ भी देखने को नहीं मिला। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात को यहाँ पर टेबल में दर्शाया गया है, जो कि काफ़ी ज़रूरी भी है। उसके पश्चात हम अगर देखें अगले पॉइंट को तो कहते हैं 1971 में 80.1 से 19.9 हो गई। अब वही 2001 की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी जो है वृद्धि देखने को मिला, जहाँ 72% रही, यानी गिरी यहाँ पर। लेकिन अगर देखा जाए दूसरे पॉइंट में तो 27.8 जो है वृद्धि हो गई। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बातों की ओर इशारा करता है और ये सारे स्रोत जो है हमें भारतीय जनगणना के अनुसार ही इसे प्राप्त किया है और इसी को जो है आंकड़े के रूप में यहाँ आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया है। भारत की जो है पूरी जनसंख्या जो है 5.8 लाख गाँव तथा जो है 4,615 नगरों में फैली हुई है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि भारत की पूरी जनसंख्या जो है 5.8 लाख जो है गांव में फैली हुई तथा कहते 4,615 नगरों में फैली हुई है। प्रसिद्ध जो है लोककृतियों के अनुसार भारत के गाँवों का देश कहा जाता है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। भारत जो है जहाँ कृषि प्रधान देश है, वहीं गाँवों की संख्या सबसे अधिक है, इसलिए भारत जो है गाँवों का देश ही कहा जाना उचित है। आज भी करीब भारत की जो है 72% जनसंख्या गांव में ही बसती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 72% से अधिक जनसंख्या जो है गांव में ही बसती है। और ये सारणी जो है 17.1 में हमने सारी बातों को जो है विस्तार पूर्वक जानने की कोशिश किया है और अवलोकन भी किया है। और इसे स्पष्ट है
कि प्रत्येक जनगणना में जो है ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत घटता रहा है, क्योंकि जैसे जैसे जनगणना हुआ है उसी तरह से जो जनसंख्या में जो है प्रति वर्ष जो जनसंख्या घटती रही है, क्योंकि इसका कारण सबसे बड़ा यही बनता है ना, माइग्रेशन। और इसके परिणाम स्वरूप नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत धीरे धीरे परंतु दूसरे तरफ बढ़ता ही रहा है। तो जर्नल सी बात है, लोग गांव की से छोड़ के जो है शहर की तरफ पलायन करेंगे रोजगार की तलाश में, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सन 1901 में शहरी जनसंख्या जो है 10.8% थी, जो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 2001 में जो है 27.8% तक पहुंच गई, जो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। 2001 में 27.8% तक पहुंच गई। और इसका मुख्य कारण शहरी जनसंख्या की वृद्धि दर और ग्रामीण की तुलना में ज़्यादा होना है। यानी मुख्य कारण जो इसको देखा गया है, जनसंख्या की वृद्धि दर और ग्रामीण की तुलना में ज़्यादा होना। भारत की कुल जनसंख्या की औसत वृद्धि दर जो है 21.34% पाई गई है। यानी भारत की कुल जनसंख्या की औसत देखा जाए तो 21.34% पाई गई है, जबकि शहरी जनसंख्या में वृद्धि दर 31.13% हो गई है। और यह जो वृद्धि मात्र जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर की परिणाम नहीं है, देखा जाए तो यह वृद्धि मात्र जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर ही परिणाम नहीं है। वास्तव में यह वृद्धि जो है ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में लोगों के प्रवास के कारण हुई है। यानी ग्रामीण क्षेत्र से लोग जो है शहरी क्षेत्र में प्रवास के कारण ये हुआ है। और पिछले पाठ में प्रवास के विभिन्न कारणों की विस्तार से चर्चा की जा चुकी है। ठीक है, पिछले पाठ में हमने जो है प्रवास की पूरी जो है इन्फॉर्मेशन दी थी, तो पिछला चैप्टर देखना मत भूलना, उसको जरूर देखना अच्छे से। उसमें हम हर एक बात प्रवास के ऊपर हमने जो है विस्तार पूर्वक चर्चा किए थे। प्रवास से आम जनता का रुझान धीरे धीरे प्राथमिक व्यवसायों से हटकर द्वितीय एवं तृतीय व्यवसाय की ओर बढ़ने की संकेत मिलती है। यानी देखा जाए तो जो इंसानों की जो रुझान है आज प्राथमिक व्यवसायों में नहीं है। आज कोई भी किसान बनना नहीं चाहता, उनका तो यही मतलब है द्वितीय और तृतीय व्यवसाय की ओर वो काफ़ी बढ़ रहे हैं, जो कि काफ़ी आने वाला समय में समस्याओं का कारण उत्पन्न कर सकती है। अक्सर ये भी देखने में आता है कि नगर पालिका नगर निगम की सीमा का विस्तार बढ़ते बढ़ते शहर के निकट ग्रामों एवं कस्बों में भी अपने दायरे में लेते जा रहे हैं। अब देखिए, ये बहुत बड़ी विडंबना है। कहते हैं आज सरकार हर एक क्षेत्र में अपना जो है कदम डाल रही है और तरह तरह के रूल रेगुलेशन बना रही है, जिसके जो ग्रामीण क्षेत्र है वो भी आज के समय में प्रदूषित होते चले जा रहे हैं। और सरकार के द्वारा बनाए गए रूल रेगुलेशन हर जगह सटीक नहीं होती है। सब जगह आप सोचिएगा कि सरकार ने जो रूल रेगुलेशन बनाई है बहुत फ़ायदेमंद है, लोगों के विकास के लिए महत्वपूर्ण होगा, तो शायद ये गलतफहमी है। सरकार के बनाए हुए कोई भी रूल रेगुलेशन जो है हर क्षेत्र में सख्त नहीं होती है। सरकार तो रूल रेगुलेशन इंसानों पर थोपती है और लोग जो है कुछ भी नहीं बोलती है, कुछ बोलते हैं तो उनको डंडा लगता है। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है। और सरकार इसमें कभी एनालाइज नहीं करती है कि आखिर जो रूल रेगुलेशन बनाई गई है आखिर उसमें खामियां क्या है, जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं। लोग उनका तो एक ही मतलब है कि अपना जो है लाठी चलाना है, जैसे जैसे मर्जी हो। तो वही बात आ गई ना कि जिसकी सरकार उसकी लाठी, यानी जिसकी भैंस उसी की लाठी। तो ये बहुत काफ़ी जो है महत्वपूर्ण बात नहीं रहती है। सरकार को इस बात को सोचने की आवश्यकता है कि अगर जनता इस बात को नहीं मान रही है, जनता इसके विरोध कर रही है, तो इस रूल रेगुलेशन में जरूर कुछ खामी होगी और इस खामी को सरकार को दूर करने की आवश्यकता है। और सरकार को इस बात को जो है एनालाइज करने की जरूरत पड़ती है। तभी देखते हैं भारत में कई जगह जो है गैर तत्व लोग जो है इसका फ़ायदा उठा लेते हैं और देश में जो है बहुत तरह के उपद्रव्य करते हैं। ये देखने को आपको मिला भी होगा कई जगह जो है दिल्लियों की साइड में आपने देखा होगा कुछ सालों में काफ़ी उपद्रवियों ने बहुत काफ़ी कोहलाल मचाया है। और ये सब किसके आड़ में हुई? सरकार की गलत नीतियों के अंतर्गत ये सारे जो है प्रदर्शन किए गए। और प्रदर्शन में कहते हैं अच्छे व्यक्ति कम रहते हैं और गलत लोगों की जो है चांस काफ़ी मिल जाता है। तो ये बुराई है। सरकार को कोई रूल रेगुलेशन बनाते हैं तो उसको हर क्षेत्र में एनालाइज करने की आवश्यकता है, जनता से राय विचार लेने की आवश्यकता है, क्योंकि जनता ही उनको चुन के आगे भेजती है। और जनता से अगर राय विचार नहीं करते हैं तो वो रूल रेगुलेशन सही भी नहीं होती है। भारत की कुल नगरीय जनसंख्या का लगभग आधा भाग केवल 5 राज्यों में ही बस रहे हैं। भारत की कुल नगरीय जनसंख्या का लगभग आधा भाग केवल कुछ ही राज्यों में यानी 5 राज्यों में ही बस रहे हैं, जैसे महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश,
तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। इन क्षेत्रों में जो है पूरे कुल नगरीय जनसंख्या का आधा जनसंख्या इन्हीं क्षेत्र में बसती हैं। कहते हैं मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, बिहार, राजस्थान, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में देश की कुल नगरीय जनसंख्या का 32% लोग बसते हैं। देखिए 32% कम नहीं होता है, यानी आधे जो है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में है, और 32% जनसंख्या जो है मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, बिहार, राजस्थान और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में है। तो बाकी प्रतिशत रह गए तो समझ लीजिए कि दूसरे क्षेत्र में है। शेष 18% शहरी जनसंख्या देश के बाकी राज्यों में तथा बचे केंद्र शासित प्रदेशों में फैली हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जनगणना वर्ष 2001 के अनुसार भारत के 35 शहर ऐसे हैं जिनमें प्रत्येक की जनसंख्या 10 लाख से अधिक है। यानी 2001 की जनगणना के अनुसार देखें तो भारत के 35 शहर को इसमें चिन्हित किया गया है, और यहाँ पर जनसंख्या देखा गया है कि 10 लाख से अधिक है। यानी यहाँ पर जनसंख्या जो है 10 लाख से अधिक है, और इन बड़े शहरों और नगरों को जो है महानगर यानी महानगर का दर्जा मिला है। जहाँ पर 10 लाख से ज़्यादा जो है आबादी वाला नगर होती है उसे हम महानगर के नाम से पुकारते हैं। और इन 35 महानगरों की कुल जनसंख्या भारत की कुल नगरीय जनसंख्या का 37.8% है। तो इन 35 राज्यों में जो है देखा जाए तो 35% जो है यानी 37.8% अधिक है। और एक अनुमान के अनुसार यदि यही प्रवृत्ति कायम रही तो महानगरों की जनसंख्या 2011 तक 50 के लगभग पहुंच जाएगी, और पहुंच गई है। तब शायद देश की कुल नगरीय जनसंख्या का आधा हिस्सा इन्हीं महानगरों में होगी, और इन महानगरों में तेजी से बढ़ने के कारण कई समस्या भी सामने आएगी, जैसे रहने का मकान नहीं मिलना, बिजली का सही उपलब्ध नहीं होना, पेयजल की समस्या की आपूर्ति, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, राशन की दुकान इत्यादि की समूचे व्यवस्था पर काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे दिल्ली की देख लीजिए, यहाँ पर जो है जो यहाँ लोग हैं जो अशुद्ध पेयजल पीने के लिए बाध्य हैं। ठीक है, सरकार ने बेशक बिजली फ्री कर दी है, लेकिन इससे कोई प्रभाव नहीं वहाँ के लोगों पे पड़ा है। अब देखिए इस मैप में भी उन्हीं बातों को ऊपर इशारा किया गया है कि भारत में मेट्रोपॉलिटन शहर किस किस को बनाया गया। तो मेट्रोपॉलिटन शहर जो है करीबन देखिए अमृतसर, लुधियाना, दिल्ली, मेरठ, फरीदाबाद, जयपुर, आगरा, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, धनबाद, असमसोल, कोलकाता, जमशेदपुर, विशाखापट्टनम, मलप्पाटनी शहर, चेन्नई, कोलमपाटूर, मदुरई, कोची, बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद, विजयवाड़ा, नासिक, सूरत, वडोदरा, इंदौर, नागपुर, जबलपुर, भोपाल, राजकोट, अहमदाबाद क्षेत्रों को जो है मेट्रोपोलिस शहर के रूप में विकसित की गई। यानी काफ़ी महत्वपूर्ण था जहाँ पर अधिक जनसंख्या निवास कर रही थी। तो इन सारे शहरों को दर्शाया गया जो आपके स्क्रीन में अभी दिख रहा है। भारत में इन 35 महानगरों की स्थिति देखा जाए तो अब दर्शाई गई है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। जनसंख्या के घटते क्रम में इन महानगरों का क्रम इस प्रकार है। देखिए मुंबई महानगर, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, अहमदाबाद, पुणे, सूरत, कानपुर, जयपुर, लखनऊ, नागपुर, पटना, इंदौर, वडोदरा, भोपाल, कोयम्बटूर, लुधियाना, कोची, विशाखापट्टनम, आगरा, वाराणसी, मधुर, मेरठ, नासिक, जबलपुर, जमशेदपुर, आसनसोल, धनबाद, फरीदाबाद, इलाहाबाद, अमृतसर, बिजवाड़ा एवं राजकोट, ये सारे जो है क्रम के अनुसार है जहाँ पर जनसंख्या जो है सबसे अधिक है। और यहाँ 10,000 से ऊपर यानी महानगर के रूप में नगरों को जाना जाता है, जो कि 35 महानगरों की स्थिति यहाँ पर दर्शाई गई है। हमने मैप में भी बेखूबी सब बातों का अध्ययन किया था जो जरूरी है। अब देखिए जरूरी बात पे हम आए तो यहाँ पर एक बॉक्स है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसके पॉइंट जो है नोटेबल है। कहते हैं भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 27.2% जो है भाग नगरीय क्षेत्रों में रहता है। यानी इसमें कोई दो राय नहीं कि 27.2% भाग जो है नगरीय क्षेत्र में रहता है। भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का अनुपात लगातार तीव्र गति से बढ़ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक था जिसके विषय में हम चर्चा किए और जानने की कोशिश किए। इसमें हर एक बात पे हर एक जो है पॉइंट पे हमने प्रकाश डालने की कोशिश किया जो ज़रूरी था। आगे का पॉइंट और भी महत्वपूर्ण है, तो आप बने रहे तिरपान स्टडी सेंटर के साथ। जितना हो सके इस वीडियो को जो है शेयर करना है, जितना हो सके इसको जो है दूसरे बच्चे तक पहुँचाने में आपने तिरपान स्टडी सेंटर का हेल्प करना है। और हेल्प करने के लिए कुछ नहीं करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है
और व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा देना है। ठीक है, अगर पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी जो है आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो पाएगा। ठीक है, बाद में अगर कोई टॉपिक आप रिसर्च कीजिएगा तो शायद दूर दूर तक त्रिपान स्टडी सेंटर नज़र ना आए, लेकिन आपको पता है कि त्रिपान स्टडी सेंटर ने 8th क्लास से लेकर MA क्लास तक हर एक वीडियो बना दिया है। हर वीडियो जो है आपको इसके होम पेज पे मिल जाएगा। अगर आपको होम पेज पे नहीं मिल रहा है तो प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियो जो है सिलेबस के अंतर्गत, टॉपिक के अंतर्गत और जो है क्लास के अंतर्गत विद्यमान है, तो वहाँ से है आप हर एक क्लास का फ़ायदा उठा सकते हो 8 से MA तक। अगर इसमें कोई शिकायत है, कुछ आप कहना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो, कुछ राय विचार देना चाहते हो तो कमेंट अवश्य कीजिए।